नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। बेहद गर्व का दिन, बेहद आत्म स्वाभिमान का दिन, आज 77वां स्वतंत्रता दिवस। आप सबको नमन, आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमने पूरे देश की यात्रा पर, अपने अनुभवों की यात्रा पर, अपनी उपलब्धियों की यात्रा पर बात करने के लिए आज विशिष्ट अतिथि हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आप हैं पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आप पूर्व विधि सलाहकार भी रहे हैं और साथ में आप अभी एक स्वतंत्र रूप से आप जो स्वतंत्रता के अधिकार और स्वायत्तता की बात है वो गांव सरकार के लिए लगातार एक अभियान चला रहे हैं, ताकि हमारा देश जो गांव का देश है उसमें प्रत्येक नागरिक जो गांव में रहता है उसको भी पूरे अधिकार प्राप्त हों, और ये हमारे संविधान की आवाज़ भी है। तो आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम आज बात करना चाहते हैं कि हमने आज़ादी के बाद की जो यात्रा की है, बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, बहुत से प्रयास हैं, बहुत से फलीभूत हुए हैं। पूरी दुनिया में हमारे नागरिकों ने अपनी प्रयासों को पहुंचाया है। क्या क्या हासिल किया है अभी तक, और हमें क्या कुछ ऐसा है जिस पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मैं इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई परिवार की तरफ से और सारे मेरे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, सबकी तरफ से बड़ी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा गौरव का दिवस है। और गौरव का दिवस, जैसे आपने पूछा नहीं क्या क्या उपलब्धियाँ की, तो उपलब्धियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। और सबसे बड़ी फहरिस्त यह है कि कभी आप सोच सकते थे कि भारत दुनिया के 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना लेगा, जहाँ की इतने देश हैं। और जो देश माना जाता था कि 47 में कहा जाता था कि कटोरा लेके भारत जो है भीख मांगता है, तो वो 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग उस पीढ़ी के हैं। देखिए, हम लोग को गर्व है कि जो सुई से और मंगल तक वाला देख रहे हैं। बिल्कुल। हमने जब हम लोग 47 में, मेरा भी जन्म 48-47 के बीच में हुआ था, तो उस समय सुई भी बड़ी मुश्किल थी, वो विदेश से आती थी। और बाकी तो कोई चीज़ें थी नहीं। हम लोग बुलक कार्ट से लेके कई हवाई जहाज की यात्रा में। बिल्कुल। पहले हम लोग पूरा 10 साल 12 साल का जीवन जो है बैलगाड़ी के हम लोग का जीवन थी। और आज हम देख रहे हैं, हम ही लोग हैं कि जहाँ से जा रहे हैं और एक से एक देश के में अंदर। और दुनिया की जितनी तरह की तकनीक है, और जितनी भी दुनिया में आप पा सकते चीज़ है, कोई चीज़ दुनिया में आप कल्पना करिए, वो सब भारत में आज है। अच्छे से टॉप स्कूल्स हैं, टॉप से टॉप बढ़िया आपके हॉस्पिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरिया में, चाहे आप देख लिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। और स्पेस में भी हमने अपनी जगह बनाई। और अब तो 2-3 दिन में हमारा जब वो चंद्रयान उस जगह पहुँचेगा तो ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ा इतिहास दर्ज होगा। तो अब वो एक बड़ी सूची है। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी देश को आकलन करना है अगर उसकी तरक्की का, तो उसकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है, उसकी शैक्षिक स्थिति देखी जाती है, उसके स्वास्थ्य को देखा जाता है, और गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गरीब एकदम से सारे लोग तो धनी होने जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सारे संपन्न। तो गरीबों के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजना है, ये भी बहुत बड़ा पैमाना है। जहाँ तक वो आप वो टॉप की चीज़ें देख रहे हैं, उस तरह ही गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना, बुनियादी काम क्या हुए हैं। हाँ, तो गरीबों के लिए हमारे देश में भी बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं 75 सालों में चलाई गई और उसका धीरे धीरे लाभ मिला है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब वो क्या क्या बाकी हैं, हाँ, ये भी जानना, समझना और चिंतन मंथन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक पड़ाव पे होते हैं तो समीक्षा होती है। आजकल प्रबंधन के विशेषज्ञ कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप कदम बढ़ाते हैं तो उसके सारे आयामों पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसके परिणाम मिलते हैं। तो हमें इसकी चिंता भी करनी है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अभी कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो अभी उतनी जितनी अपेक्षा है उतने नहीं छुए जा पाए, या उन पर उतना काम नहीं हो पाया, या उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। देखिए, हम जो हमारी जो जब हम यात्रा में निकले हैं, आज़ाद देश की यात्रा, तो 75 साल बहुत लंबा अवधि नहीं होता है। और हमेशा हमारी इच्छा है कि उत्कर्ष पर पहुँचे। जी। उत्कर्ष का मतलब विश्व में हम नंबर श्रेष्ठतम हो, हम नंबर 1 2 न के नहीं है, विश्व में हम हर क्षेत्र में आगे हों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हमारा
सर्वश्रेष्ठ हो, ताकि लोग दुनिया में हमें नकल करें। जो विश्व गुरु की बात कहते हैं ना, बार बार तमाम लोग कहते हैं, एक विश्व गुरु का मतलब कोई डिफिनीशन नहीं है। विश्व गुरु का मतलब है कि हमसे दूसरे देश के लोग प्रेरणा लें, हर क्षेत्र में प्रेरणा लें, और जितने भी आयाम है जिंदगी के, सभी आयामों में हमसे वो प्रेरणा लें। ये विश्व गुरु का मतलब। विश्व गुरु का मतलब नहीं कि हम गुरु बन जाएंगे और सबको शिक्षा देंगे कि ये करो वो करो। हम उनको प्रेरित करेंगे। ये है विश्व गुरु। अब देखिए, एक क्षेत्र जो मुझे लगता है और जिसका मैंने अभियान भी शुरू कर दिया है, गांव सरकार का अभियान। इस पे हम आपको थोड़ा समय लेंगे। देखिए, गांव सरकार का ये अवधारणा जो है, ये शुद्ध संवैधानिक अवधारणा है। बिल्कुल। और जो न्याय ग्राम पंचायतें हमारी ना, ये वास्तव में बनाई गई हैं एक तरह से गांव सरकार के अवधारणा पर उनका बनाया गया। थोड़ा पृष्ठभूमि देंगे कि अपना भारत की जो प्राचीन परंपरा है, या प्राचीन जो हमारे जो कार्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें गणतंत्र होते थे। गांव को एक गणतंत्र माना गया। और वो गणतंत्र जो था, उसके पास सारे पावर रहते थे। और वो क्या क्या पावर होते थे? उनके पास अपनी पहले तो आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए कि सबको रोजगार मिले। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी कि समाज में एक सौहार्द बना रहे, आपसी मेल भाव बना रहे, लोगों को प्रेम बना रहे। ये सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी मजबूत थी। और वो सामाजिक स्थिति को आप देख सकते, उत्सव करते थे, ये करते, तमाम उत्सव हमारे सभी जीवन थे। हाँ, बड़ा जीवन था सामाजिक स्थिति। तीसरा, उनकी सुरक्षा भी, अपने गांव को खुद सुरक्षा भी करते थे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक चेतना भी गांव में इतनी जबरदस्त थी। और ये गांव के लोग उस गणतंत्र से होता था, ये गणतंत्र से होता था। और आप इसलिए देखें कि हमारे कोई गांव आपको ऐसा नहीं बनेगा जहाँ के मंदिर न हो। कोई गांव, कोई न कोई होगा। वो केंद्र थे। अब मस्जिद तो बाद की बात है, हम तो प्राचीन बात बता रहे हैं। मस्जिद तो बाद ही मान ली जब मुगल शासन काल है। लेकिन मंदिर आपको कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा। कोई कहीं हनुमान जी का मंदिर है, तो कहीं दुर्गा जी का मंदिर है, कहीं राम का मंदिर है। तो वो मंदिर का उद्देश्य था वो आध्यात्मिक चेतना। और हमारे भारत की जो मूलभूत अगर कोई शक्ति है जो कि पूरे विश्व को जोड़ती है, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है, और इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ती है, कि आम ब्रह्मासी मनुष्य को विश्व से उनसे जोड़ती है, अगर ईश्वर से, तो वो है आध्यात्मिक शक्ति। और कितने हमारे गणतंत्र में गांव वाले कितने समझदार थे कि इन लोगों ने उस सारी चीजें होते हुए, भौतिक चीजें होते हुए, आध्यात्मिक चीजों से भी हमको जोड़ा था। ये अपनी चीज है। अब ये जो चीज है, ये गांधी जी समझते थे। ग्राम स्वराज की बात उन्होंने गांधी, इसीलिए गांधी जी ने पूरे आंदोलन में, आपको एक बात बताएंगे, इसको शायद कम लोग माने, कि जब गांधी जी चंपारण में गए तब स्वतंत्रता आंदोलन में गति आई और फिर मास मूवमेंट बना। इसके पहले मास मूवमेंट नहीं था। 1917 के पहले जब गांधी जी चंपारण बिहार में गए तो मास मूवमेंट। उन्होंने अपने गांव को देखा, गांव से जोड़ा। तब उनको लगा कि ये हमारे इतनी गांव की इतनी विशाल शक्ति। लेकिन अब वो हुआ क्या था कि अंग्रेजों के 200-250 साल का शासन में अंग्रेजों ने हर गांव में जमींदार स्थापित कर दिया था। और जमींदारों ने गांव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उनकी सारी शक्ति खत्म कर दी। ये जो उनकी जो गणतंत्र की ताकत थी उसको एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और उनको एक तरह से ऐसा एक शोषक बैठा दिया। जमींदार सब शोषक थे, और उनको गाँव में बैठा के और गाँव का शोषण करने लगे। और यह परिणाम हुआ कि गाँव एकदम निहायत गरीब, और कहीं जब और गरीबी में आता है तो सब चीज खत्म हो जाती है। गरीबी में आदमी के चरित्र खत्म हो जाते हैं, गरीबी में मान्यताएं खत्म हो जाती हैं, गरीबी में विचार खत्म हो जाते हैं। वही देश में। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि अगर हम देश आजाद हैं तो सबसे पहले हम गांव में गणतंत्र को स्थापित करेंगे। और गांधी जी स्वराज कहते थे। तो नया शब्द दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय स्वराज अपने उनके पार्टी में भी देश के लिए स्वराज, तो उनका देश के लिए स्वराज चाहिए तो हमें गांव का भी स्वराज चाहिए। तो उससे उन्होंने जोड़ा कि जैसे देश का स्वराज है वैसे ही गाँव का स्वराज है। लेकिन अब गांधी जब संविधान बना तो गांव के मामले में लोगों ने उस समय जो लोग समझते थे कि गांव बहुत विशाल ही है, उसके पीछे अगर हम पड़े तो उतना संभाल नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने तत्कालिक अपना केंद्र सरकार, राज्य सरकार बना के अपना, और उसको दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, कि आने वाली पीढ़ियाँ इसके बारे में तय करेंगी। और इसमें आने वाली पीढ़ियों ने, ठीक है, समय लगा, लेकिन 1992 में 73वां संविधान हुआ। और गांव के लिए एक अलग से, जैसे केंद्र सरकार की एक अलग व्यवस्था है, उसी तरह से राज्य सरकार की व्यवस्था संविधान में पूरा एक चैप्टर है, उसी तरह उन्होंने गांव पंचायत का एक अलग चैप्टर बनाया और उनके ठीक वैसे अधिकार दिया। अब कैसे आप गांव में पंचायत को मैं गांव सरकार कहता हूँ, अब देखिए, जैसे राज्य में है तो राज्य में एक विधानसभा है, विधानसभा मुख्यमंत्री चुनती है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल चुनते हैं,
और वो सरकार चलाते हैं, वही केंद्र में भी है। गांव में भी हूबहू यही व्यवस्था है। ग्राम सभा है। एक ग्राम सभा है। अच्छा, वो अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो आपका विधानसभा या लोकसभा चुने हुए प्रतिनिधि है, वहाँ गांव सभा में सारा गांव जो भी 18 साल से ऊपर है सब सदस्य, मतलब वो अपने गांव के एमएलए हैं। देखिए, हर सदस्य वहाँ का गांव का एमएलए है। उसके बाद वो लोग चुनते हैं अपना मुख्यमंत्री। गांव का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री है। यहाँ एमएलए लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। वहाँ तो पूरे के पूरा गांव डायरेक्ट इलेक्शन, प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं, वो खुद ही जो एमएलए है गांव का वही सीधा चुनता है। और यहाँ तो चुने हुए एमएलए हैं, वहाँ एमपी हैं। फिर मंत्रिमंडल देखिए, जो सदस्य होते हैं उनके हर वार्ड से एक सदस्य, और मिनिमम 9 है, मैक्सिमम 15 है। आबादी के हिसाब से कम से कम 2000 पर हमारे गाँव सभा बनते हैं, गाँव पंचायत, तो मैक्स 15 सदस्य ज़्यादा आबादी वाले पर, तो वहाँ जो है वो लोग अपना मंत्रिमंडल। अभी ये दुनिया में शायद ही कहीं आपको भी सिस्टम होगा, व्यवस्था, जहाँ की मंत्री भी चुने जाते हैं। ठीक बात। चाहे अमेरिका की डेमोक्रेसी लीजिए, चाहे चाइना, वो हाँ के लीजिए इंग्लैंड की, मंत्री तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है या मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। हमारे गांव में उनको भी चुना जाता है, ताकि जो प्रधान जी हैं किसी को हटा ना सके। तो जिस गति से प्रधान जी हटते हैं उसी से वो भी हटते हैं, एक ही नियम से। अब ये इतनी बढ़िया व्यवस्था डेमोक्रेसी, लेकिन क्या हुआ कि इसको उन्होंने, ये हम कहेंगे, और बार बार मैंने कई बार लिखा भी, योगी जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा, कि आपका दिया हुआ ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको पूरी रूप से, वो गणतंत्र है, ये गांव स्वराज है, ये हमारे आदिकाल से चला आ रहा हमारी व्यवस्था है, तो इसको उसी रूप में लागू करिए। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं कि जब संविधान में ये बात आ रही थी उस समय, तो संविधान के राज्यों में, चूंकि ये संवैधानिक संशोधन था, तो राज्यों की भी अनुमति लेनी होती थी। बिल्कुल, भागीदारी चाहिए। बिना उनके वो संवैधानिक संशोधन नहीं होता, 50% राज्य के लिए। तो राज्यों ने ये आपत्ति लगाई कि अगर साहब, अगर ये आप दे देंगे, गांव में गणतंत्र हो जाएगा, तो राज्य को कौन पूछेगा। अब वो राजनीति थोड़ी हुई, तो वो राजनीति का ये प्रभाव हुआ कि संविधान में एक व्यवस्था कर दी कि ये जो गांव स्वराज स्थापित करने के लिए जो भी व्यवस्था हो, राज्य सरकार कानून बना के करेगी। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था उनके उनमें भी है, राज्य सूची में है, तो उन्होंने कहा हम एक ब्रॉडर बना तो दे रहे हैं, बाकी, लेकिन आप बाकी सरकार में अमेंडमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम फाइनेंस कमीशन बना दें ताकि गाँव को पैसा भी मिले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन बना दिया कि चुनाव भी उनका इंडिपेंडेंट राज्य के अंदर ना हो, या केंद्र सरकार अंडर में, उनका फाइनेंस कमीशन भी अलग, चुनाव आयोग भी अलग, और 29 विभाग भी दे दिए। और 29 विभाग में सारे विभाग दिए कि गांव वाले अपने लिए बनाएंगे, चलाएंगे। और जो आपका सांस्कृतिक विभाग है, उसमें एक विभाग है, उसमें सांस्कृतिक है, खेल कूद है, अनुसूचित जातियों के लिए है, गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, ये तमाम 29 विभाग गाँव को खुद चलाने हैं। समझा आपने, ये विभाग भी दे दिया, तो सब कुछ दे दिया। और इनसे कहा कि आप ऐसा, उनका अनुच्छेद 243 जो है, जिसमें इन्होंने कहा कि आप गांव में स्वराज स्थापित करने से, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, ये दे दिया। अब इस कानून का फायदा उठा के इन्होंने, जानते हैं क्या कि राज्य सरकारों ने, इन्होंने अपने अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए, और उस पंचायती राज अधिनियम में ये लिख दिया कि धारा 15 यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, हर जगह का, कि आप सारे अधिकार तो जो संविधान ने दिया आपको दिए जा रहे, 29 विभाग, आपका सब चुनाव और फाइनेंस कमीशन और ये वो, लेकिन ये सब राज्य सरकारों के निर्देशों के अधीन होगा। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, तो नहीं तो क्या पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिली। आप जब राज्य सरकार निर्देश देगी तो वही काम कर, तो वही काम, तो वो विभाग हो गए। तो इसीलिए पंचायती राज विभाग, ये विभाग, वो विभाग, आप देखिए, अब वो प्रमुख सचिव का जियो जाएगा तो गांव में काम होगा। और आप तो इतने गांव के क्षेत्र को खुद ही आप विस्तार से बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अब बिना जियो को वहाँ कोई काम नहीं होता। और इसीलिए अभी भ्रष्टाचार जो है वो दिमाग बना हुआ है। अब इसीलिए जब, अच्छा, तो शासन का तो एक, आप हमारे देश में जो शासन की व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है, वो अभी खत्म हुई नहीं, उसी का प्रतिछाया जो है गाँव में ही पड़ता है। तो एक छोटे से काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ता है, छोटे से काम के लिए ये सब करना पड़ता है। ये उनका शोषण अभी भी बरकरार है, पूरी तरह से उसी तरह से जैसे विभाग है। अब वो विभाग देखिए, सबसे जो है निचला कर्मचारी है आपका पंचायत सेवक, वो चलाता है गाँव। एक इलेक्टेड बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपने किसके अधीन कर दिया, वो पंचायत सचिव के। पंचायत सचिव के लिए प्रधान के डायरेक्शन नहीं महत्वपूर्ण है, वो एडीओ साहब का, बीडीओ साहब का, डीपीआर साहब का, डीएम साहब का, और आज भी डीएम साहब जब चाहे गांव का वो कर सकते हैं। अब बताइए, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आप कैसे चुने हुए सरकार को डीएम साहब के हुक्म से चलेगा?
DPRO साहब को हुक्म चलेगा। और उससे बात छोड़िए, जो गांव के MLA हैं, एक आदमी MLA अपने गांव के लिए नियम बनाएगा। अब एक उदाहरण से आपको, ज़्यादा उदाहरण तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपने एक स्वच्छ वो सफाई कर्मचारी गाँव में रखा, सरकार ने नियुक्त किया 40,000 तनख्वाह पर। अब 40,000 तनख्वाह उनको आप देते हैं, तो एक गांव में, एक पूरे गांव में 2,000 की मान ली पॉपुलेशन मिनिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, बहुत गांव 4,000 है, 5,000, वो क्या एक आदमी सफाई कर लेगा? अब अगर और 40,000 देते हैं उसको, और वो MA BA पास है, वो क्यों आपको नहीं हो? वो अपने को ज़्यादा समझदार था, कुछ नहीं करता है। अगर गाँव की सरकार रहती तो जो बजट आया उनके पास, मान ली 2 करोड़ का बजट आया, 29 विभाग में बांट देते, सफाई विभाग के लिए उन्होंने इतना बांट दिया, हर वार्ड से एक आदमी रखते, और उनको 40,000 क्यों देंगे? गांव में कहते भाई हमको 2 घंटा 3 घंटा में सफाई अपने वार्ड खाली अपने वार्ड करो, 4,000 रुपये देते उनको, 10 सफाई कर्मचारी हो जाते, 15 का गाँव चमाचम हो जाता है, और सबको अच्छा वहीं का गांव में रोजगार मिल जाता है। जो 4,000 सफाई कर्मचारी को रोजगार मिलता है, वो यहाँ के शहर के 15,000 के बराबर है, और उसके साथ अपना खेती बाड़ी भी करता है। हाँ, स्वतंत्र भी होता है, और खेती बाड़ी और गाँव में योगदान करता है जब उसका पैसा आता है। इस तरह से मैंने आकलन किया है कि गाँव में अगर आप 29 विभाग में 2-2, 4-4 आदमी को रखें, जहाँ तक 250 आदमी कम से कम आप वहीं के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। हम नहीं कहते रोजगार दें, 4,000, 5,000, 6,000 बड़ी मदद करते हैं। 250 आदमी को अगर आप 4,000, 5,000 से करके पूरे गांव के 29 विभाग में बांट देते हैं, तो आप देखिए कितने रुपये गांव में जाएंगे। ये पैसे सारे गांव में खर्च होंगे, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव का विकास होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? और जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनको भी समझना है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, तो देश में सबके विकास की आवश्यकता के लिए ये ज़रूरी है कि संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है, वो सबको मिले। इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, और प्रयास होने की ज़रूरत है, और नागरिकों को संगठित प्रयासों में भागीदार होने की ज़रूरत है। पांडे जी, एक ये विचार कि अभी हम बहुत से ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, और हम आज आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो 1860, 1856, मतलब 1947 के पहले के हैं। तो अब कुछ सरकार ने प्रयास किए हैं कि कुछ कानूनों में तब्दीलियां की हैं, उनका नामकरण भी बदला है, उनमें कुछ सुधार भी किए हैं जो सिर्फ दंड देने के लिए थे। अब इसको कदम कैसे नहीं, इसमें ये भी अच्छा प्रयास है। देखिए, ये मैं तो सुन रहा था अमित शाह जी का पार्लियामेंट में जब बात कर रहे थे, जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिल को, उन्होंने कहा कि देखिए अभी ये कानून का लक्ष्य था कि शासन को मजबूत करना है, और हम अभी जो कानून ले रहे हैं इसमें शासन को नहीं मजबूत करना है, हमको जनता को मजबूत करना है, न्याय देना है, जनता के अधिकारों को मजबूत। तो न्याय एक अधिकार है उनका, उनकी सुरक्षा मिलना ये भी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि हम केंद्र में जनता को रख रहे हैं, अपने नागरिकों को, जनता के मतलब अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को केंद्र में रख के कानून बना रहे हैं। अब ये नागरिकों को केंद्र में बनाना ये बड़ा आदर्श की बात है, और ये बहुत अच्छी सोच है, इसको तो मैं बहुत भूल। और इसमें एक बात और बड़ी हमें अभी अच्छी लगी कि कम्युनिटी सर्विसेज के लिए कि कुछ अपराधों में कि लोगों को दंड न देकर जेल न भेज के उनको भेज दिया जाए कम्युनिटी सेंटर। मान लीजिए कोई IAS आदमी भ्रष्टाचार किया जाए, उदाहरण के लिए घूस में पकड़ा गया, तो हम भेजेंगे पढ़ा लिखा आदमी है, जाओ गाँव में 6 महीना पढ़ाओ प्राइमरी स्कूल में। अब गाँव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में अगर वो IAS अधिकारी 6 महीना पढ़ाएगा, वहीं रहेगा, तो पूरे गांव में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और उसके अंदर भी आएगा, कि ये हमने अपने देश की सेवा कर रहे हैं, चलो या गलती से हो गई, अब वो उसको जेल भेज दे रहे हैं, उसका मकान जब्त कर ले रहे हैं, क्या फायदा इससे भाई? उसको 6 महीना पढ़वा दीजिए, साल भर या 3 साल पढ़वा दीजिए, आपका पूरा गाँव। इस तरह से सारे अधिकारियों को मैं समझता हूँ कि जो पकड़े जाए इनको वो पड़ गए, और नेता लोगों को पकड़ा जाए झाड़ू लगाने के भेज दिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे यहाँ प्रायश्चित का प्रावधान भी रहा है। नहीं, नेताओं को अगर जो पकड़ा जाए MLA MP भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, इनको गांव में सफाई कर्मचारी जब भेज दिया जाए, जाओ 3 महीना जेल जाओ, चॉइस है आपको भाई कि तो तुम जाके जेल में रहो, हाँ जेल में जाओ, और नहीं तो गाँव के जाके सफाई करो। तो ये जब सफाई करेंगे तब इनके अंदर पर जो गंदगी फैला रहे हैं लोग, पता लग जाएगा कि चाहे किसी पार्टी नेता, ये तो जो नेताओं का बड़ा तेजी से सुधार भी आएगा, और एक समाज में चेतना भी जाएगी। अब मान ली 7 साल की सजा कर दिया, और 7 साल जब कहा 1 साल जाकर गाँव में झाड़ू लगाओ, तुरंत नेताजी कहेंगे भैया हम 1 साल बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। ये चीज़ हमें पसंद आई, एक अच्छी चीज़ पसंद आई। लेकिन एक चीज़ इस कानून में अभी वो हमने आया नहीं, अभी तो सब शादी नहीं हुआ है। देखिए, सेलेक्ट कमेटी में चला गया, टाइम लगेगा आने में। आपने तो देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, स्पीडी जस्टिस, शीघ्र न्याय। गांव सरकार बन जाएगी तो गांव स्तर पर गांव न्याय मिल जाएगा, वाद ही आगे नहीं बढ़ेंगे। बिहार में गांव कचहरी है, चल रहा है ग्राम कचहरी। सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको भी आप गांव में दे देंगे। जब गांव सरकार होगी तो न्याय की व्यवस्था, विकास, ये 3 चीज़ होगी। विकास का भी हो जाएगा, उनकी अपनी सुरक्षा व्यवस्था भी अपनी खुद की हो जाएगी,
और न्याय व्यवस्था भी उनके अपने स्तर की हो जाएगी, तो बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इस सीआरपीसी में चाहे ये जो अमेंडमेंट आए हैं, इसमें वो पक्ष हमको लगता है कि बड़ी गंभीरता से नहीं लिया गया कि जल्दी स्पीडी जस्टिस कैसे हो। और इस नाते जो सीपीसी है, जो हमारा सिविल प्रोसीजर, अभी तो क्रिमिनल का अमेंडमेंट हुआ, तो सीपीसी का भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता, जबकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक आप दीवानी अदालतों में जाइए, 20-20 साल 25 साल गाँव में अधिकतर लोग, गाँव में, शहर में की, शहर में भी अगर मकान का मुकदमा लेके जाइए वो सीपीसी से गवर्न होता है। तो जो सीपीसी से गवर्न हो रहा है तो वो तो उसको भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और तत्काल जो होता है। आप एक और लाइए इसके साथ साथ, कैसे हम स्पीडी जस्टिस करें कि 6 महीने में, साल में, अधिक से अधिक साल भर में हर हालत में न्याय मिल जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो है, इससे बहुत सारे लोगों की ऊर्जा, उनके संसाधन, उनका समय, उनका धन, उसका अपव्यय भी रुकेगा, और जीवन में कोई और काम करने के लिए मानसिक स्वतंत्रता भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जो बंधन है वो गांव में देखने को मिलता है। गांव और शहर हर जगह मुकदमों में लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, कि पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और उनका निस्तारण जब होता है तब तक वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता। तो ये एक तरह से जो डिलेड जस्टिस है वो अन्याय के समान है, और हमारा संविधान न्याय पर आधारित है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, और इसमें पूरे देश को एकजुट होकर अपनी भावना भी व्यक्त करनी चाहिए। और साथ में इसमें प्रधानमंत्री ने भी बात की है, मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, और पूरा देश कह रहा है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, और उससे मुक्त होने के लिए जन भागीदारी के बिना ये संभव ही नहीं, कि अगर मैंने आपसे कोई लेन देन किया तो ये मुकदमा अपने आप दर्ज कैसे होगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे मामले सामने कम आते हैं, या लोग डरते हैं, या उनको भागीदारी होने में उनको कोई भय होता है कि किस तरह का नुकसान होगा। आपका अनुभव, चूंकि आपने न्याय भी दिया है, आप विधि सलाहकार भी रहे हैं, और आपने व्यवहारिक रूप से देखा, क्या समाधान है इससे मुक्ति का? देखिए, ये तो हम जब इसको पावर डिसेंट्रलाइज जितना आप करेंगे ना, देखिए आपका खुद ही संविधान करता है। संविधान में आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, तो उनको करने दीजिए जो पावर आपने खुद संविधान में डिसेंट्रलाइज किया। जैसे आपके जैसे हिल्स एरिया के जितने हमारे हिल्स स्टेट हैं, उनके लिए उन्होंने अलग कानून बना रखा है। इसीलिए बनाया है कि वो अपने स्तर के, अपनी जो परंपराएं हैं, अपने सिस्टम है, उस हिसाब से उनको अब उनको चलने पूरा फुल फ्लेज चलने दीजिए। जैसे आपने गांव में सब कुछ दे दिया, विकास का तो सब दे दिया, उनको क्यों नहीं न्याय का दे दिया, उनको सुरक्षा का क्यों नहीं दे दिया? मतलब जिम्मेदारी पूरी आ जाए, पूरी जाए ना। ये कहना कि गांव के लोग ये जो अधिकारियों के स्तर पर बात ही कही जाती है, गांव के लोग भ्रष्ट हैं, अयोग्य हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे कभी थे, लेकिन अब गांव में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़के पढ़े लिखे हैं, सब MA, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd, इंजीनियरिंग तमाम आपको मिल जाती है। तो अब वो बात नहीं, अब उनको जीदी आप जैसे देंगे तो 5 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। और फिर उनकी क्रिएटिविटी देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो हमारा है कि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी हर आदमी में है। और आप बताइए, एक आदमी गांव में ऐसा नहीं तो जो हुनरवान हो, बिल्कुल, और आप हुनर ही मारते चले जा रहे हैं। यही अंग्रेजों ने किया। तो जो अंग्रेजों ने हुनर मारा, तो वही आप भी हुनर मार देंगे, तो फिर हमारा किस गांव में बैठ कर लोग ताश खेलते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी भारत तो गांव का देश है, जो अभी देश में काम कर रहे हैं, गांव से आते हैं। 6 लाख गांव है, 1 अरब लोग गांव में रहते हैं, और बिना गांव को आप श्रेष्ठ बनाए, कैसे आप देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं? आप भी गांव से आए, हम भी गांव से, प्रधानमंत्री भी गांव से, और हम लोग सबके दिल में ही रहता है गाँव श्रेष्ठ हो जाए, और गांव श्रेष्ठ हो जाए, देश श्रेष्ठ हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को, गांव के लोग कहता हूँ कि जब तक आप लोग श्रेष्ठ नहीं होंगे, भारत विश्व का गुरु जो कहा जाता है, भारत दुनिया में श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। आपकी श्रेष्ठता ही भारत को श्रेष्ठ बनाएगी। बिल्कुल। और हमारे गांव में आज भी सभ्यता है, संस्कृति है, लोगों के अंदर नैतिकता है, उसको हमको कोशिश करना चाहिए कि 10-5 साल में एकदम खत्म न हो जाए, जल्दी गांव सरकार बना के उसको बचा लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनकी स्थापना और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वो न केवल पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, बल्कि हमारी चेतना का भी आधार हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। और हम बात कर रहे हैं आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे जी के साथ ये वार्ता, और इस वार्ता को आगे भी जारी रखेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम विमर्श में हम बात कर रहे हैं 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे जी के साथ हमारी यात्रा में हमने क्या कुछ पाया, क्या कुछ हमारी चुनौतियां हैं, और हमारी मूल अवधारणाएं क्या हैं, जिन पर हमें पुनर्विवेचन करने की आवश्यकता है, और उनमें फिर से उसको हम जागृत, जीवंत और
संरक्षित करें, क्योंकि वो हमारी वैश्विक पहचान है, हमारी चेतना के स्तर पर पहचान है। चंद्रभूषण जी, अभी जब हम पहले देखते थे नैतिकता एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कहा भी गया है प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की महत्ता बहुत थी। हम एक दूसरे के भावनाओं का कदर करते थे, हम एक दूसरे के सम्मान के प्रति बहुत सजग रहते थे कि वो कोई छोटा सा भी ऐसा कृत्य हमसे न होने पाए। इसमें बड़ा ह्रास हुआ है। हमारी तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन ये कम देखने को मिल रहा है। जो सिविक सेंस है वो भी घटा है। पहले ये बहुत जागृत था, तो अब इसकी पुनर्स्थापना कितनी ज़रूरी? देखिए जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और देखिए इसलिए कि इतने नहीं है। आप बताइए हमारे यहाँ नैतिकता का स्तर क्या था कि कह दे कि माँ की कसम, माँ की कसम, अगर मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब माँ की कसम खा लिया तो फिर झूठ नहीं है। ठीक बात। अच्छा, और माँ से कहते थे कि बेटे के सर पर हाथ रख के बोलो। हाँ। तो वो हाथ नहीं रखते थे फिर। इस स्तर की नैतिकता आप दुनिया में कहीं आपने देखा है, सुना है? ठीक बात। बाप की कसम, माँ की कसम। हमारे घर गांव घर में कसम बच्चे कहते थे, भाई की कसम। अब का ये है क्या? अब तो माँ की कसम, भाई की कसम बोल कर रख के लोग झूठ बोलते, गलती करते हैं और खा भी लेते हैं कसम। ये किसने किया? सामान्यकरण हुआ है बहुत। ये जो चीज हुई ना, उसको हम लोगों ने एकदम किनारे कर दिया। दो कारण है। एक तो हमको अर्थ के भोग के पीछे सबको हमको लगा दिया, सबको बताया पीढ़ी पे कि पैसा कमाओ, जो कि हमारी अपनी संस्कृति नहीं थी। बल्कि हमारी संस्कृति तो ये थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी का उत्थान बहुत, व्यक्ति का उत्थान पर हमारे महत्व दिया गया। और 4 आश्रम तो आप जानते हैं इसी उत्थान से जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ था, फिर बड़ा आश्रम में जो है, फिर संन्यास आश्रम। तो वो जीवन को उन्होंने 4 भागों में बांट के उस साल में, इसके पीछे वही थी, वही नैतिक। अगर रहता नहीं भाई 4 आश्रम जो होता है, एक ही आश्रम पर रखा, पैसा कमाओ, ये बेकार है। जो कि पश्चिम में एक ही आश्रम है, पैसा कमाओ। हमारा पैसा कमाओ रहता तो 4 आश्रम बनाने क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। इससे क्या होगा कि समाज में कोई उपेक्षित नहीं रहता है। जब आप नैतिकता की बात करते हैं, न्याय की, नैतिकता की, नीति की, जो कि हमारे जितने हैं नीतियाँ लिखी गई, कितने सारे हमारे ऋषि मुनियों ने नीति तो लिखा। नैतिकता का परिवार घर घर में नैतिकता की बात पढ़ाई जाती थी। बाप सत्य बोलना पाप, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पियो, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचाओ जी। हमारे जितने तुलसीदास, कबीरदास, ये सूरदास, तमाम लोगों ने उस पर कितना जो दे। रहीम ने नैतिकता के बारे में कितनी बात। ये सारी चीज़ें हम लोग तो पढ़ाई गई थी। अब मैं देखता हूँ कि इन चीज़ों का उस पर वो ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अब मॉरलिटी शब्द जैसे उसको क्या पाता मॉरलिटी, अरे मॉरलिटी से क्या मतलब भैया? हमारे यहाँ इस तरह की तमाम नीति हैं, न्याय हैं, ये सब सर्वोच्च, ये सब चीज़ें हैं जो कि हाई, जो कुछ दुनिया में सोच नहीं सकता वो चीज़ हमारे यहाँ 1000 साल पहले थी। वो सब सोच ली गई, उसको क्रियान्वित कर दी, और उन लोगों ने उसको आचरण में उतार के हाँ, विचार सब नहीं था। मैंने कहा वो सब क्रियान्वित थे, उसको लोग पालन करते थे, समाज चल रहा था। और इसीलिए देश को पूरी तरह से गुलाम कभी कोई नहीं बना पाया। समझे आपने? तो आज 77वें वर्ष में कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से कि पूरी तरह से भारत किसी का गुलाम नहीं रहा। कभी टुकड़े में कहीं आपने कर लिया, कहीं उस टुकड़े में कर लिया, लेकिन पूरी तरह से भारत को अगर शासन के द्वारा आपने उसको अपने दबाव में रख भी लिया, मन से तो भारत गुलाम नहीं, कभी नहीं। तो ये भारतीयों का एक गौरव की बात है कि मन से भारतीय कभी गुलाम नहीं, आज भी नहीं है। इसीलिए दुनिया के लोग घबराते हैं। इसीलिए हमारा चंद्रयान जा रहा है तो घबरा रहे थे, पता नहीं क्या करिश्मा कर जाएगा। क्यों? ये अपने देश की खूबी है। तो हमें अपनी खूबियों को ये बिल्कुल पहचानना चाहिए और उससे हमें विकसित करें। हमें नकल की जरूरत नहीं है। और देखिए 5 साल में भारत कैसा बदलता है, और आपका जो लोगों का सपना है कि भारत को श्रेष्ठ देश बनाएंगे, वो 5 साल में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब 100 वर्ष की अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएं 2047, तो देश का एक संकल्प बन रहा है जिसमें सरकार ने एक प्रयास किया है सबको साथ लेने का। ये भी एक अच्छा प्रयास है क्योंकि एकजुटता बहुत ज़रूरी है। और जब हम 100 वर्ष के आज़ादी का जश्न मनाएं तो न केवल हम विकसित देश बन पाएँ, बल्कि हम जितनी भी संभावनाएं हमारी हैं उनका अधिकतम लाभ ले सकें। उसमें युवाओं की जो आबादी इस समय देश में सबसे ज़्यादा है, उनके सामने बहुत से अवसर जो हैं उनको वो इनकैश कर सकें, उनको अपने हित में जोड़ सकें, देश के प्रत्येक प्रयास में वो भागीदार हो सकें। और जो हमारा गाँव का देश भारत है, जो किसानों का देश भारत है, उनकी
उनकी पूरी जो हित हैं वो संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित हों। इस दिशा में भी हमको एकजुट होकर काम करना है। कई ऐसे विदेशी मानसिकता की बातें आती हैं जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ नहीं पाती, वो हमारी नहीं हैं और हमारी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम का देश यूं ही नहीं बना। इसके पीछे विचार है, इसके पीछे जीवन शक्ति है, इसके पीछे समर्पण है और बहुत बड़ी साधना है। तो आइए मिलते हैं, संकल्प लेते हैं कि देश को पूर्ण जो है स्वतंत्रता दिलाने और सभी तरह के कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं या नकारात्मकताएं हैं, उनसे मुक्ति दिलाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे और जागरूक नागरिक बनेंगे। एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक की भूमिका निर्वहन करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हर एक को बोलने की आज़ादी भी देंगे और सहिष्णुता के साथ सुनेंगे भी, ताकि मिलकर एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हुए अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकें। तो आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आज रेडियो जयघोष में आने के लिए, और उद्घोष हमारे देश का हो, पूरे विश्व में। इसके लिए सुनते रहें रेडियो जयघोष। जय घोष।